गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है पाउली का अपवर्जन नियम यानी कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली नामक साइंटिस्ट ने क्या है इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या यानी कि n, l, m और s। n हमारी मुख्य क्वांटम संख्या होती है, l हमारी दिगंसी क्वांटम संख्या यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, m चुंबकीय क्वांटम नंबर यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है और s स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों के मान एक जैसे नहीं हो सकते किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके लिए जो 4 क्वांटम संख्याओं की वैल्यूज़ आएंगी वो एक जैसी नहीं हो सकती। यदि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n मुख्य क्वांटम संख्या, l एजीमुथल क्वांटम नंबर और m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के मान अगर सेम भी हैं, एक जैसे भी हैं, समान भी हैं, तो s के मान अवश्य ही अलग होंगे, यानी कि s की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग होगी। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि पाउली अपवर्जन नियम की सहायता से किसी कोश यानी कि कोश हमारे कौन कौन से होते हैं, k कोश, l कोश, m और n। ये कोश किसी भी की सहायता से किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या की गणना व उनके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर यानी कि संख्या के मान निर्धारित किए जा सकते हैं। मतलब क्या है कि इस नियम के अनुसार हम किसी भी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसकी गणना कर सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ क्या होंगी ये चीज़ हम किससे निकाल सकते हैं, पाउली के अपवर्जन नियम से। कैसे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ n की वैल्यू अगर 1 है तो n की वैल्यू 1 में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या व प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या यानी कि s, p, d, f के मान इस प्रकार होंगे। कैसे, n की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, पहली कोश की कोश कौन कौन सी होती है हमारी, k, l, m, n। ये जैसे कोई एटम है, इसमें पहली कोश को k सेल कहेंगे, दूसरी कोश को l, m और n। तो k कोश में कितना n की वैल्यू क्या होगी 1, l कोश होती तो n की वैल्यू कितनी होती 2। अब k कोश में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, l कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, m कोश में 18 और n कोश में 32। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये इनके n की यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या है। तो k कोश के लिए मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है 1। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो हमें पता है l की वैल्यू क्या होती है, 1 कम होती है n की वैल्यू से। तो यहाँ अगर 1 है तो 1 से 1 कम क्या होगा 0, तो l की वैल्यू 0। और l की वैल्यू किसको डिफाइन करती है, क्वांटम यानी कि कौन सी सबसेल है, सबसेल कौन सी होती है हमारी s, p, d, f। ये सबसेल यानी कि ऑर्बिटल्स होते हैं। m की वैल्यू ऑर्बिटल को बताती है, 0 का मतलब एक ऑर्बिटल है इसमें, और s की वैल्यू m की वैल्यू अगर 1 है यानी कि एक ऑर्बिटल है, उसमें एक ऑर्बिटल s के लिए क्या होते हैं, एक ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फिल होगा उसके लिए s की वैल्यू +1 होगी, जो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए s की वैल्यू -½ होगी। तो यहाँ देख लेते हैं हम, n की वैल्यू अगर 1 है तो कोश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 2 होगी। n कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे हम तो 1s2 में होगा। तो यहाँ n की वैल्यू 1 है, जो है ये n की वैल्यू को बता रहा है, s का मतलब क्या है, ये सब सेल को बता रहा है, और m क्या बताता है हमारा, ऑर्बिटल्स को बताता है। s में एक ऑर्बिटल होता है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरह से हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर n की वैल्यू 2 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या और चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे ये पूछा है। तो n की वैल्यू 2 का मतलब क्या है, कौन सी कोश है हमारी, l कोश। l कोश का मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो l कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है, k में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, l में 8, m में 18 और n में 32। तो l सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखो n की अगर वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, n से 1 कम यानी कि 1 होगी, और m की वैल्यू +1 से लेके -1 जाएगी 0 सहित। तो इस तरीके से क्या हो गए 1, 2, 3। m की वैल्यू कितनी है 3, तो कितने ऑर्बिटल आएंगे, 3 ऑर्बिटल। और 3 ऑर्बिटल किसके लिए होते हैं, p ऑर्बिटल के लिए। p ऑर्बिटल के लिए कितने p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3। तो यहाँ क्या है, अब हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
तो इन दो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फिल होता है जबकि दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होता है उसके लिए प्लस हाफ होता है और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसके लिए माइनस हाफ होता है। तो एक ऑर्बिटल के लिए कितनी वैल्यूज आती हैं, 2। एक के लिए प्लस हाफ, दूसरे के लिए माइनस हाफ। दूसरे ऑर्बिटल के लिए क्या होगी, प्लस हाफ माइनस हाफ। और तीसरे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी क्या वैल्यू आएंगी एस की, प्लस हाफ और माइनस हाफ। यानी कि अगर एम की वैल्यू 3 है तो एस की वैल्यू क्या आएंगी, 6। क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस हाफ। इस तरीके से कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 2, 6 यानी कि 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2s2 2p 6। अब हम बात करते हैं 2s की। अगर 2s है तो n की वैल्यू क्या होगा, ये 2 जो है n की वैल्यू को बताता है, s ऑर्बिटल को बताता है। कितने ऑर्बिटल, हमारा एक ऑर्बिटल है और यहाँ इस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2। तो इस तरीके से n की वैल्यू इसमें क्या हो गई, 2। l की वैल्यू क्या होगी, s के लिए l की वैल्यू यहाँ 1 नहीं आएगी, 1 कम होती है ना, लेकिन s यहाँ s ऑर्बिटल अगर खाली n की वैल्यू 2 दे रखी होती तो हम l की वैल्यू 1 रखते, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, s दे रखा है, ऑर्बिटल उसने बताया है कि s ऑर्बिटल है ये। तो इसमें s ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, s p d और f। s p d f के लिए क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो s की वैल्यू के लिए ये क्या है, l की वैल्यू को बताता है। तो l की वैल्यू s के लिए क्या होती है, 0। l की वैल्यू s के लिए क्या होती है, 0। तो 0 हो गई, m की वैल्यू भी 0 हो गई। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑर्बिटल कितने हैं, एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, 1 2। तो ये जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फिल हुआ इसके लिए प्लस हाफ आई, और जो एंटी क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए माइनस हाफ आई। तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n, l और m तीनों की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन s की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, अलग है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पाउली के नियम के अनुसार किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक जैसे नहीं हो सकते। यदि n, l और m के मान एक जैसे हैं भी तो s का मान अवश्य ही भिन्न होगा। तो इस तरीके से क्या है, ये पाउली के नियम को डिफाइन किया गया है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।